हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए चैप्टर आर एनवायरनमेंट का एक क्विक रिवीजन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको भी जानना है कि कौन से टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है और कितने मार्क्स में पूछे जाने वाला है, तो बने रहें इस सेशन के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आर एनवायरनमेंट के साथ। तो देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से कंटेंट्स हम आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक इकोसिस्टम हम कवर करेंगे। पहले उससे डेफिनेटली इंट्रोडक्शन रहेगा एनवायरनमेंट का, फिर हम फूड चेन, फूड वेब की बात करेंगे, फिर हम ट्रॉपिक लेवल्स की बात करेंगे, फिर हम डिकम्पोजर्स की भी बात करेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ वेस्ट की बात करेंगे, फिर हम एट द एंड ओजोन लेयर की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एनवायरनमेंट के साथ। तो एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ आप कह सकते हो कंडीशंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है, और वही कंडीशंस जो है उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड सर्वाइवल को जो है इन्फ्लुएंस करती हैं। तो उन्हीं कंडीशंस की वजह से हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, सर्वाइवल पॉसिबल होता है। अगर इन्वायरमेंट की बात करें, हम इसको एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपका इन्वायरमेंट फॉर्म कर रही हैं। राइट नाउ मेरा इन्वायरमेंट आपसे डिफरेंट हो सकता है, और आपका जो इन्वायरमेंट है वो और किसी से डिफरेंट हो सकता है। जो मेरे अराउंड चीज़ें पड़ी हैं वो मेरा इन्वायरमेंट फॉर्म कर रही हैं, जो आपके अराउंड चीज़ें पड़ी हैं वो आपका इन्वायरमेंट फॉर्म कर रही हैं। अब जगह के अकॉर्डिंग भी इन्वायरमेंट जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इकोसिस्टम की तरफ। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी के अंदर ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ या फिजिकल कंडीशंस के साथ। तो इकोसिस्टम को हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस फॉर्म कर रहे हैं, या फिर अपने अराउंड प्रेजेंट फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो उनकी इंटरेक्शंस हैं, वो जो एक कम्युनिटी फॉर्म होती है ऐसे करके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अब जो ये इकोसिस्टम है, फर्दर इसके दो कंपोनेंट्स हमने पढ़ने हैं, वो कौन से हैं जल्दी से देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दो तरह के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। एक है हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे हैं हमारे पास, पहले कंपोनेंट्स लिख लो यहाँ पर, कंपोनेंट्स में हमारे पास सबसे पहले है एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे हैं हमारे पास बायोटिक, ठीक है। और जब बात बायोटिक की करेंगे तब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, जब हम एबायोटिक की बात करेंगे तब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ये आपको एक पिक्टोरियल दिखाई दे रहा है, इसमें आपको डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है ह्यूमंस की इन्वेजन भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें एक लेक के अंदर फिशेस भी दिखाई दे रही हैं, हमें यहाँ पर जूप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स भी दिख रहे हैं। जूप्लैंक्टन्स का मतलब होता है पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म मतलब फिशेस नहीं है, ऐसे नहीं, जो पानी में रहने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अम्बिबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और कई तरह के ऑर्गेनिजम्स वगैरह, वो सारे क्या कहलाते हैं? जू प्लैंक्टन्स। वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे कहलाते हैं जू प्लैंक्टन्स। ऐसे ही पानी में मिलने वाले जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। तो फिर इन सभी की आपस में जो इंटरेक्शन बनती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? इकोसिस्टम। अब यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो शायद इन फिशेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, और जो ये फिशेस हैं वो अपने से छोटी फिश के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और ये जो है वो आगे जूप्लैंक्टन्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है, छोटे फिश। और फर्दर जो जूप्लैंक्टन्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि छोटे प्लांट्स के ऊपर फीड कर सकते हैं। तो ये सब फर्दर सनलाइट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है अपने आपकी एनर्जी के लिए, और यहाँ से एयर के ऊपर भी ये डिपेंड करेंगे क्योंकि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग करनी है। तो जैसे इन सारे ऑर्गेनिजम्स की हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन देख रहे हैं, जो ये कम्युनिटी फॉर्म हुई है, यही क्या है? यही है इकोसिस्टम। इसके अंदर हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स भी देखे, बायोटिक भी देखे। अब देखो यहाँ पर हमने बायोटिक में क्या क्या देखा। हमने यहाँ पर ह्यूमंस देखे, है ना, हमने यहाँ पर फिशेस देखी, डिफरेंट वैरायटी की। जब हम बात करते हैं तब फिशेस बोलते हैं, वैसे प्लूरल भी फिश ही होता है, तो फिशेस की बात कर लेंगे। या फिर हम यहाँ पर जूप्लैंक्टन्स की बात कर लेंगे, या फिर हमने यहाँ पर प्लांट्स की बात करी थी जो लेक के अंदर मौजूद हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करी थी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर
बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अगर बात करें एबायोटिक की मतलब नॉन लिविंग की, तो हमने यहाँ पर किसकी बात करी, वाटर की बात करी, हमने यहाँ पर बात करी लाइट की, हमने यहाँ पर बात करी एयर की। तो ये सारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं व्हाट इज इकोसिस्टम, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड साइट वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो आपने ये बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कि जो इकोसिस्टम है वो कितने तरह का हो सकता है। देखिए इकोसिस्टम आपके पास कई तरह का हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है, ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब जो नेचुरल है, जो नेचर ने खुद बनाया है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। अगर बात करें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो वो मैन मेड है। क्या है, मैन मेड है। पहले बात करते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम में हम कौन कौन से इकोसिस्टम की बात करते हैं। अगर हम बात करें ओशंस की, वो तो नहीं हमने बनाए, वो तो नेचर ने बनाए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी लाइफ है, मरीन लाइफ रहती है ना वहाँ पर। तो जो वो मरीन लाइफ है वहाँ पर, उसी मरीन लाइफ की अगर हम इंटरेक्शन देखें, वो अपने साथ वालों के साथ भी होगी और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी होगी। तो जो ओशन है वो भी एक इकोसिस्टम है अपने आप में। अगर फॉरेस्ट की बात करें, तो फॉरेस्ट के अंदर भी कितने सारे तरह के प्लांट्स होंगे और कितनी वैरायटी में वहाँ पर हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं, कितने छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, बर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो उनका भी एक दूसरे के साथ क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो फॉरेस्ट भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। अगर बात करें किसी पॉन्ड की, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। अब अगर पॉन्ड की बात करें, वो तो एक हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है। तो उसके अंदर हमें देखो जूप्लैंक्टन्स भी देखने को मिल सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर हमें अगर फिशेस डाली हैं तो वो भी देखने को मिल सकती हैं। तो वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। तो अगर आर्टिफिशियल की बात करें, सबसे अच्छी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो वो क्या होगा, एक्वेरियम। तो एक्वेरियम के अंदर क्या होता है, हमने आर्टिफिशियली फिशेस के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया होता है कि उनको लगे कि हम एक अपनी ही निश में रह रहे हैं, है ना। तो वो जो हमने एक आर्टिफिशियल एक सिस्टम बनाया है, जिसमें आपको लग रहा होगा कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सनलाइट एंटर होती रहती है, ठीक है। या फिर लाइट का कोई और सोर्स आप देते हो उसमें, है ना, या फिर उसको फूड का सोर्स अगर नहीं है उसके अंदर, तो आप डालते हो फूड, है ना। तो वो क्या है, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड जो एक सिस्टम है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एग्जांपल दें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इतने ही बनेंगे, इससे आगे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अब फूड चेन एंड फूड वेब की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो बड़े अच्छे पिक्टोरियल्स हैं जिनके थ्रू हम फूड चेन एंड फूड वेब को समझेंगे। अगर मैं फूड चेन की बात करूँ, तो फूड चेन क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अमंग एक रिलेशन फूड के लिए। जब ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो आपको पिक्टोरियल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, उनको खाता हुआ आपको एक डियर दिखाई दे रहा है, फिर उसको खाने वाला लायन है, फिर उसी लायन ने एक दिन मर जाना है, फिर वो मिट्टी में समा गया है ना। तो यहाँ पर देखो, जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है डियर, डियर के ऊपर डिपेंड कर रहा है लाइन। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए। तो यहाँ पर एक चेन फॉर्म हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। तो यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर एक दूसरे में हो रहा है। आगे है हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स सी चेन्स का एक स्ट्रक्चर, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट चेन्स हैं। जब फूड चेन की कलेक्शन की हम बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेब। जब भी आपने कभी देखा होगा कि स्पाइडर कैसे अपना वेब बनाता है, तो वो वेब जो होता है वो कितना कॉम्प्लेक्स होता है। वैसे ही अगर आप डिफरेंट चेन्स का एक वेब बनाओ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि स्टार्टिंग में जो ग्रास है, इसको ग्रास ऑफर भी खा सकता है, इसको ये रैबिट भी खा सकता है, इसको ये माउस भी खा सकता है, ठीक है। तो मतलब एक प्रोड्यूसर के लिए कंज्यूमर्स काफी सारे हैं, फिर फर्दर उन कंज्यूमर्स को खाने वाले डिफरेंट आगे कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। तो अब यहाँ पर एक फूड चेन नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल फूड चेन्स हैं। जैसे शुरुआत करते हैं, ग्रास को ग्रास ऑफर ने खाया, ग्रास ऑफर को इस बर्ड ने खाया, तो एक फूड चेन ये हो गई।
दूसरा, इस ग्रास को माउस ने खाया, माउस को फर्दर इस बर्ड ने खाया, तो भी एक फूड चेन हो गई। फिर फर्दर, या इस ग्रास को रैबिट ने खाया, इस रैबिट को फर्दर किसी स्नेक ने खा लिया, फिर इस स्नेक को किसी ईगल ने खा लिया, तो ये भी एक क्या है, ये एक फूड चेन है। तो जब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो एक प्रोड्यूसर था वो सबके लिए सेम था, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स की हमें कलेक्शन दिखाई दे रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। ये तो था टॉपिक। अब क्वेश्चन कैसे होंगे, हमें तो ये जानना है, हमें तो इससे मतलब है। क्वेश्चंस रहेंगे ये कि बताओ एक ऑर्गेनिज्म से जब एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर होती है तो कितनी एनर्जी जाती है। मतलब आपसे 10% लॉ पूछा जाएगा, वो छोड़ के मत जाना, वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो भी विद इन सेकेंड्स देखेंगे। और फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई पिक्टोरियल दे दे और फिर पूछें कि बताओ कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, कंज्यूमर कौन है। देखो हमें पता है, कॉमन सेंस तो हमें है भाई, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आई नो। तो देखो आपको पता है कि जो खाना प्रोड्यूस करेगा वही प्रोड्यूसर होगा, जो खाएगा वो क्या होगा, कंज्यूमर होगा, है ना। हम लोग क्या है, हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हम खाना प्रोड्यूस नहीं करते, चाहे हमारे फील्ड्स हों, हम उनमें क्रॉप्स उगाएं, फिर भी हम प्रोड्यूसर्स नहीं हैं। हम तो उन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, फिर उनसे अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं, फिर हम खाते हैं, तो भी हम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी ग्रास वगैरह की अगर बात करो तो उन सबको हम प्रोड्यूसर में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी पिरामिड बनाते हो, जो फर्स्ट लेवल होगा उस पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे, उनको खाने वाले जो पहले होंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, नेक्स्ट जो उनको खाएंगे वो होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो इसी के बेसिस पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में से मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। ये पिछले आई गेस 2 साल पहले ही ये आपको देखने को मिला था। ये क्वेश्चन देखो कैसे है, स्टडी द गिवन फिगर ऑफ अ फूड वेब। कहते हैं एक फूड वेब की फिगर को देखो एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फूड वेब। कहते बताओ कि पहचानो इस फूड वेब में प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। अच्छे से देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है ये बताओ। तो प्राइमरी कंज्यूमर हमने बताना है। पहले तो आपने क्या करना है, जब ऐसा कुछ देखो तो आप मार्क कर लो जितने भी लेवल्स होंगे। तो ये पहला होगा और इसको बना लो सेकंड, और ये क्या है, थर्ड, ठीक है। एक बात याद रखो, एक फूड को खाने वाले मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फूड के लिए कई तरह के ऑर्गेनिजम्स नहीं हो सकते, कंपटीशन हो सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। अगर तुम बिस्किट खा सकते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम ही खा सकते हो, कंपटीशन में तुम्हारे भाई बहन भी होते हैं, वो भी तुमसे छीन करके खा सकते हैं। वैसे ही जो नेचर है उसके अंदर भी फूड के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो आपस में लड़ाई कर सकते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो देखो प्लांट्स, सीड्स, ग्रास, देखो ये भी हो सकता है कि एक जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स खाएं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें अपनी, हम क्या करते हैं, जितने भी हम बड़े ट्रीज से फ्रूट लेते हैं उन फ्रूट्स को हम कंज्यूम करते हैं, जितने भी उनके पील्स होते हैं, जितने भी उनके छिलके वगैरह होते हैं वो हम क्या कर देते हैं, एनिमल्स को दे देते हैं। तो एनिमल्स जो है वो ऐसा नहीं है कि वो फ्रूट नहीं खा सकता, वो तुमने नहीं दिया, वो खा सकता है, ठीक है, मगर उनके लिए वो नेसेसरी नहीं है। मतलब वो क्या है, वो जो ट्रीज है उनकी पत्तियां या उनकी ब्रांचेस हैं वो भी खा सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं एक ही सोर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या है, एक फूड वेब है जिसमें से हमने प्राइमरी कंज्यूमर बताना है कौन है। ये एमसीक्यू में 1 नंबर में क्वेश्चन आया था। देखो अब इस प्लांट को रैबिट भी खा सकता है और जो प्लांट है उसको माइस भी खा सकती है और माइस को फर्दर कैट भी खा सकती है, ठीक है। तो अब इस ग्रास को रैबिट, रैबिट को फॉक्स और रैबिट को बियर भी खा सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास सीड प्लांट ग्रास है वो तो हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए, माइस एंड रैबिट हमारा क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। अब देखो पर वो प्राइमरी है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि प्राइमरी बताओ कौन है। तो ऑप्शंस में देखो माइस एंड बियर, बियर कहाँ से आ गया, पंजाबी में बोलते हैं सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई, एवं ही आ गया बच्चे, ये है ही नहीं। सो नेक्स्ट, सो ये ऑप्शन नहीं कंसिडर करांगे। नेक्स्ट ऑप्शन
बी रैबिट एंड कैट। देखो रैबिट तो हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर में है, बट कैट जो है वो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर में है, तो ये ऑप्शन हम पिक नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं चलेगा। रैबिट एंड फॉक्स में देखो यहाँ पर रैबिट फिर से प्राइमरी कंज्यूमर में है, बट फॉक्स जो है फिर से वो सेकेंडरी कंज्यूमर में है, तो ये भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो क्या कंसिडर करेंगे? ऑप्शन डी, माइस एंड रैबिट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। वो क्या है? दोनों प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो इसके साथ हमारा एक क्वेश्चन जो है वो पक्का हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट रखना है तो प्लीज जल्दी से करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट एक और हमारे सामने 3 नंबर में क्वेश्चन है जिसको हमने जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेसिकली ये बायोमैग्निफिकेशन के साथ रिलेटेड है। अभी हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा, अभी हमने देखा कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, है ना। देखो अगर हम किसी प्रोड्यूसर्स की बॉडी में किसी केमिकल को डाल देंगे, अगर उसको फर्दर कोई कंज्यूमर खाएगा तो उस केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन अगले लेवल में बढ़ जाएगी, मतलब उन ऑर्गेनिजम्स में, मतलब प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं उनमें बढ़ जाएगी। अब जब उनको फर्दर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे तो उनमें उन्हीं केमिकल्स की अमाउंट और बढ़ जाएगी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आपसे पूछा जाता है कि बताएं बायोमैग्निफिकेशन क्या है, बट क्योंकि ये पीएससी बोर्ड नहीं है, सीबीएसई बोर्ड है, तो क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आएगा, थोड़ा घुमा करके पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन रहने वाला है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो बायोमैग्निफिकेशन लिख लो, टर्म बायोमैग्निफिकेशन, इंपॉर्टेंट करके इसको नोट भी कर लो, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है कि जब एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। अब वो केमिकल्स क्या हैं? जब इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है, जैसे इन्वायरमेंट में कोई हम कहें कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, अगर उनकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है तो प्लांट्स में भी वो पॉल्यूटेंट्स एंटर हो सकते हैं। या कहीं एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर अगर कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स डाल दिए जाएं जिनकी वजह से केमिकल्स जो हैं वो आगे आगे पास होते रहें और उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहे, तो उसको भी हम बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे। जैसे कि डीडीटी का केस था, तो वहां पर क्या हो रहा था, जब प्लांट्स के ऊपर उसका स्प्रे किया जाता था तो वहां से केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो मूव करती थी प्लांट्स में से, पहले सॉइल में, फिर प्लांट्स में से प्राइमरी कंज्यूमर्स में, फिर सेकेंडरी में। तो ऐसे पूरे फूड चेन में जो केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन थी वो आगे आगे हर एक सक्सेसिव लेवल पर बढ़ती थी, तो उसी को हम क्या बोलते थे? बायोमैग्निफिकेशन। अब उसी के बेसिस पर आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए, आप अपने एनवायरमेंट में जितनी भी फूड चेन्स हैं उनसे अवेयर होने चाहिए, आपको कॉमन जो फूड चेन्स हैं उनका पता होना चाहिए कि कौन किसको खाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता होगा तभी आप ट्रॉफिक लेवल समझ पाओगे, तभी आप बता पाओगे कि कहां पर सबसे ज्यादा केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मिलने वाली है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूं। ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन पेपर में से उठाया है। तो ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 3 नंबर, वो देखो जिसने पास होना है ना, जिसके पास अभी देखो कोई 23-24 नंबर हो तो उसके लिए तो ये 3 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो पास होने के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं ये नंबर। ये चैप्टर फ्री में आपको नंबर दिलवाने वाला है, तो पंजाबी च डुब देनु तिनके दा सहारा, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन है, इफ अ हार्मफुल केमिकल एंटर्स इन अ फूड चेन, कहते हैं अगर एक हार्मफुल केमिकल फूड चेन में एंटर हो जाए, फिर कंप्राइजिंग, कहते हैं वो जो फूड चेन है उसमें कौन कौन है? पिकक है, प्लांट्स हैं, रैट्स हैं एंड स्नेक्स हैं। देखो मैं यहां पर लिख देती हूं आपके लिए। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लांट, इनको खाने वाले फिर कौन है भाई? रैट्स, रैट्स को खाने वाले स्नेक्स, अब स्नेक्स को खाने वाला कौन है? पिकक, ठीक है।
हाल ही में ना हमने स्कूल में प्री बोर्ड कंडक्ट करवाए, तो वहाँ पर बच्चों को ये क्वेश्चन डाला मैंने। तो बच्चों ने पता नहीं क्यों ये सोचा, उनको लगा कि स्नेक जो होता है वो ज़्यादा जहरीला है, तो उसमें ही केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ही बस बिना देखे, और तो कुछ देखा ही नहीं, उसी को मार्क कर दिया, उस का आंसर लगा दिया। फिर पूछा बच्चों को, जब क्वेश्चन डिस्कस किए तो पूछा कि आपने ये क्या सोच करके लगाया। कहते मैम जब फूड चेन में हम और कोई केमिकल को एंटर होता हुआ देखेंगे और स्नेक के पास ऑलरेडी अपनी जो वैनम है वो रहता है, और उसके साथ और केमिकल अगर आएगा तो वहां पर तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कहते फिर इसका आंसर यही होगा। ठीक है, ये नहीं लॉजिक लगाना था, अपना ही लॉजिक मत क्रिएट किया करो। आंसर इसका इस बेसिस पर है कि हमें बायोमैग्निफिकेशन को याद रखना है। तो बायोमैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग तो ये है ना कि जब आप ट्रॉफिक लेवल में आगे आगे बढ़ोगे, तो मतलब आप फूड चेन में आगे आगे बढ़ोगे, तो वैसे ही हर एक लेवल से जो केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन है वो आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो देखो, अगर प्लांट में किसी इंसेक्टिसाइड के थ्रू या पेस्टिसाइड के थ्रू यहाँ पर कोई केमिकल एंटर हुआ, तो उसको रैट ने खाया, उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, फिर स्नेक में बढ़ी। स्नेक को पिक खाता है, ना कि पिक को स्नेक खाता है, ये बात याद रखो। सुंदर दिखता है इसका मतलब ये नहीं वो खाना ये नहीं खा सकता। ठीक है, वो खाएगा, चाहे सुंदर है वो खा सकता है भाई, वो भी नॉनवेज खाता है, ऐसा नहीं है, उसका स्टैंडर्ड है, गिराओ मत उसके स्टैंडर्ड को। ठीक है, तो स्नेक को पिक खा सकता है, वो भी अपना इविल रूप दिखा सकता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या था, इफ अ हार्मफुल केमिकल एंटर्स इन अ फूड चेन कंप्राइजिंग पिकिक प्लांट्स, rat, snake, which of these organisms is likely to have a highest concentration of these chemicals? कहते हैं किसके अंदर हाईएस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दिखाई देगी, तो यहाँ पर पिकक आएगा। फिर उसके बाद नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड एंड डिफाइन इट, कहते बताओ कि ये प्रोसेस कौन सी है और उसको डिफाइन भी करो। तो बायोमैग्निफिकेशन यहाँ पर प्रोसेस है और उसकी आपने डेफिनेशन स्टेट करनी है। तो यहाँ से आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉफिक लेवल्स। देखो मैंने पहले ही फूड चेन पढ़ा दिया था आपको, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एनर्जी पिरामिड दिखाने वाली हूँ, है ना। तो ये आपको यहाँ पर एनर्जी पिरामिड दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको फर्स्ट लेवल के ऊपर जो है प्रोड्यूसर्स दिखाई दे रहे हैं, फिर सेकंड लेवल के ऊपर आपको ये कुछ इंसेक्ट्स लाइक ग्रास ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि सेकंड लेवल जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, और इनको हम हार्बिवोर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। अब इन इंसेक्ट्स को खाने वाले कुछ बर्ड्स होंगे जो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, फिर वो कार्निवोर होंगे, और ये थर्ड लेवल फॉर्म कर रहे हैं एनर्जी पिरामिड का। अगर बात करें फोर्थ लेवल की, जिसके ऊपर हाक है, तो उसको हम रखेंगे टॉप कार्निवोर के ऊपर। अब उसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, क्योंकि देखो फूड चेन जो है वो हर एक फूड चेन के लेवल्स जो होंगे वो फिक्स रहेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कभी कभार कि एक फूड चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, क्या आप उसमें और 2 लेवल्स ऐड कर सकते हो? देखिए, ऐसा करोगे तो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आप ऐसे थ्योरेटिकली तो कर सकते हो, बट ये प्रैक्टिकली बेसिकली पॉसिबल नहीं होता कि एक फूड चेन में आप और कोई लेवल्स ऐड कर दो। जितने ज़्यादा लेवल्स आप ऐड करोगे तो वहाँ पर जो है फूड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। थ्योरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये एक पिरामिड है, इसमें अब हम एनर्जी के फ्लो को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे हम यहाँ पर हम एनर्जी का फ्लो देखेंगे। देखो एक बात देखो, जब भी कभी फूड चेन आप देखोगे तो उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो रहेगा। ऐसे नहीं आप करोगे कि पहले आप एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से हार्बिवोर को दे दो, फिर आप कार्निवोर से प्रोड्यूसर को दे दो, या फिर हार्बिवोर को दे दो। ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा कि प्रोड्यूसर से एनर्जी हार्बिवोर में जाए, हार्बिवोर से कार्निवोर में जाए, फिर टॉप कार्निवोर में जाए, ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का फ्लो अगर आपने दिखाना है तो एरो आप किस डायरेक्शन में पॉइंट करोगे? आप ऐसे पॉइंट करोगे, ठीक है।
तो इस तरफ जो है एनर्जी का वो फ्लो आपको दिखाई देता है। और अगर आपको ट्रॉफिक लेवल को डिफाइन करना है तो ट्रॉफिक लेवल क्या है, एक आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर रैंक जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एक लेवल पर आपको कई तरह के ऑर्गेनिज्म दिखाई दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर इस लेवल पर आपको ग्रास ऑफर दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर ग्रास ऑफर ही होंगे। यहाँ पर रैट भी तो हो सकता है क्योंकि वो भी तो ग्रास को कंज्यूम कर सकता है। तो लेवल पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं और अगर उनकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो सेम है तो इस एक आप जो पोजीशन इस पूरे पिरामिड में आप एक ऑर्गेनिज्म को देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। अब यहीं पर जो एनर्जी का फ्लो है उसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन देखना है, मतलब हमें 10% लॉ को समझना है। तो चलिए समझते हैं कि ये 10% लॉ आखिर है क्या। तो देखो इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया था, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे है, ये भी प्रीवियस एक क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या दिया जाएगा, एक फूड चेन दी जाएगी और उसमें आपको एनर्जी का फ्लो जो है वो गेस करना है और बताना है कि किस लेवल पर कितनी एनर्जी जो है वो अवेलेबल होगी। अगर बात करें पहले 10% लॉ की, तो ये क्या है 10% लॉ, ये स्टेट करता है कि जब भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है तब वहां पर सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे पास होती है। मतलब अगर ये फूड चेन की हम बात करें तो यहाँ पर इससे एनर्जी जो इसको जा रही है वो सिर्फ 10% गई है, ठीक है। इसकी एनर्जी का सिर्फ 10% आगे मूव करा और इसकी एनर्जी का यहाँ पर 10% आगे मूव करा। तो हर बार कहते जब फूड चेन में एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है तो वहां पर 10% एनर्जी का ही आगे फ्लो होता है। वैसे तो हम देखो कितने ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं, हमें जितना भी मिलता रहे हम उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हमें बहुत मिल गया है, भगवान तेरा शुक्र है। तो हमें अगर 10 चीज़ें मिली भी हैं तो हम जो नहीं मिला उसके लिए रोते रहते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर वो भगवान है भाई, एक पी ना दे 10 पी हर ले। तो वही बात की अगर एक जो नहीं मिली, अगर उसके बिना जो 10 मिली हुई है ना, जिस दिन भगवान ने वो ले ली फिर पता चलेगा। चलो खैर वो भी एक 10% लॉ की ही बात हो गई ना। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इस पे फिर ये लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो देखो क्वेश्चन है स्टडी द फूड चेन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल्स। देखो पहले थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन सा होगा, यहां पे मार्क करोगे 1 2 3, मतलब इसकी बात हो रही है, कैमेलियन की बात हो रही है। तो कहते हैं इसको कितनी एनर्जी इसके पास है 100 जूल्स, ठीक है। देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। कहते आगे बढ़ने की तो अब जरूरत नहीं है, कहते फिर प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी होगी। प्रोड्यूसर कौन है जो सबसे पहले है, तो पहले कौन है ये लीफ, तो इसके पास कितनी एनर्जी थी ये बताना है। देखो जब भी कभी आपको 10% लॉ को सॉल्व करना होता है तो आपको हर एक ऑर्गेनिज्म के पास जितनी एनर्जी है उसका 10% कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो अगर इसके पास 100 है तो पहले मैं इसको बताती हूँ कि नेक्स्ट के पास कितनी होगी, फिर मैं आपको पीछे की तरफ लेके जाऊंगी। देखो अगर इसके पास 100 जूल्स है तो स्नेक के पास कितनी होगी, तो स्नेक के पास कितनी होगी, देखो यहाँ पर बोल रही हूँ मैं, एक मिनट रुको। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन अब ये है कि देखो स्नेक के पास कितनी होगी, अगर मैं कहूँ तो देखो अगर इसके पास 100 है तो इसकी एनर्जी का अगर मैं 10% निकालना है तो परसेंटेज का भी 100 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको तो एनर्जी 10 जूल ही मिलेगी, है ना। समझ गए आप बात। तो इसका मैंने क्या बोला कि हर बार 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10% एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो यहाँ पर इसको सिर्फ 10 जूल एनर्जी ही मिलेगी। अब रेस्ट ऑफ द 90% किधर गया, क्योंकि भाई रेस्पिरेशन करनी थी, डाइजेशन करनी थी और कितनी सारी एक ऑर्गेनिज्म ने प्रोसेसेस करनी होती है, तो वहां पर वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, तो अपनी एनर्जी का वो 10% ही आगे पास करता है। तो या कह लो यहाँ पर वो एनर्जी आपकी 90% जो है वो कंज्यूम हो गई थी। अब बात तो ये है कि इसके पास कितनी होगी। देखो अगर 100 का 10% 10 है तो ये किसका होगा, ये ऑब्वियस है 1000 का होगा,
है ना। कैलकुलेट करके देख लो चाहे आप। देखो अगर इसके पास 1000 थी, अगर इसके पास 1000 थी, तो मैंने अगर इसका 10% निकालना है तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा 100, तो यही तो 100 इसके पास आया, ठीक है। तो मतलब इसके पास कितनी है, सिर्फ 1000। निकालना मुझे किसका था, मुझे निकालना था इस लीफ का, तो इसके लिए कितनी होगी, एक जीरो और बढ़ा दो, ठीक है। अब तो दिख के ही पता चल रहा है 10,000 जूल्स एनर्जी के इसमें रहेंगे। तो हमारे पास क्या है कि जो प्रोड्यूसर लेवल है उस पर हमारे पास 10,000 जूल्स एनर्जी के अवेलेबल हैं, क्योंकि हर बार जो है वो 10% एनर्जी जो है वो आगे फ्लो कर रही है, ठीक है बच्चों, इतना याद रखना है आपने। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इज इट पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉपिक लेवल्स इन दिस फूड चेन। वही बात जो मैंने पहले बोली थी, कहते हैं क्या पॉसिबल है कि इस चेन में हम और 2 ट्रॉपिक लेवल्स ऐड कर दें इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉपिक लेवल, जो 4th है, जो ये देखो ये वाला, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 4th, इससे पहले 2 और कोई ऑर्गेनिज्म अगर यहाँ पर ऐड कर दें हम, क्या ये पॉसिबल है, जस्टिफाई योर आंसर। ऑलरेडी मैंने बताया है कि आप थ्योरेटिकली कर सकते हो, बट इसके साथ जो ये आपका 10% एनर्जी वाला जो आपका लॉ है ये फिर आप नहीं फॉलो कर पाओगे, क्योंकि देखो हर बार 10% लॉ के अकॉर्डिंग 10% एनर्जी ही तो आगे मूव कर रही है। तो अब अगर 2 और लेवल्स ऐड हो जाएंगे तो एनर्जी जो है वो इनफ नहीं होगी आगे ट्रांसफर करने के लिए, मतलब इन तक तो पहुंचेगी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो यहाँ पर फूड के लिए भी कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर आगे हमारा कौन सा टॉपिक है। आगे हमारे पास डिकम्पोजेस, ठीक है। देखो अब हमने फूड चेन्स तो पढ़ ली है ना, फूड चेन्स में हमने देखा कि कितने तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, स्वार्थी है ना, वो एक दूसरे के साथ फूड के लिए वो रह रहे हैं, है ना। तो वहां पर हमने फूड चेन की अगर बात कर ली थी, तो फूड चेन के बाद अभी हमें ये देखना है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फूड ये वाली फोटो दिखाई थी ना, देखो एक बार फिर से देखो, ये वाली जो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाई थी, इसमें आपने क्या देखा था कि देखो मैंने बोला प्लांट था, डियर था, उसको लायन ने खाया, फिर इस लायन की हो गई डेथ, वो हो गया मिट्टी में दफन। अब यहाँ पर फिर उसकी बॉडी कहाँ पर चली जाएगी, अब सवाल यहाँ पर है। तो इसको गलाने के लिए हमें चाहिए कुछ ऑर्गेनिजम्स, वही ऑर्गेनिजम्स जो इसकी बॉडी को गला करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को दोबारा मिट्टी में मिला देंगे और खुद के लिए एनर्जी बना लेंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। उनके नाम में ही देखो क्या है, डीकम्पोजर, एक बड़ी सी रचना जो पहले कंपोज हुई थी कभी, उसको अब क्या कर दिया, तोड़ दिया, डीकम्पोज कर दिया, है ना। तो डीकम्पोजर्स कहते हैं हम उन ऑर्गेनिजम्स को जो ऐसे डीकम्पोज करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज को, ठीक है। ये प्लांट्स की बॉडीज भी हो सकती हैं, प्लांट्स के लीव्स या गले हुए फ्रूट्स भी हो सकते हैं जिनको ये गला सकते हैं। तो हमें अब देखना है कि डीकम्पोजर्स क्या हैं, क्या इनका रोल है, या इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द डीकम्पोजर्स, है ना, या फिर पूछेंगे आपको कि अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या रहेगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, मिलिपीड्स है, बनाना स्लग्स हैं, रेड वॉर्म्स हैं, पिलबग्स हैं, मशरूम है, बैक्टीरिया है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में देखते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स को गलाने में हेल्प करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। हम ह्यूमंस का तो एट द एंड जो है बॉडी को दफन वगैरह कर दिया जाता है या फिर हमें जला करके हमारा एंड हो जाता है। तो बट जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, वो जब मर जाते हैं फिर उनको भी ऐसे दबा दिया जाता है या वो खुद से ऐसे गलते रहते हैं, तो उनको जब गलाते हैं यही ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर अपना जो है रोल प्ले करते हैं, अपना रोल अता करते हैं। तो यही ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फिर अगर ऐसे ही डेड बॉडीज हर जगह रहेंगी तो क्या होगा, वहाँ से स्मेल हो जाएगी, वहाँ से
हमें जो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर आ जाएंगे, वहाँ पर वॉर्म्स आ जाएंगे, फ्लाइज आ जाएंगी, जो बाद में डिसीज स्प्रेड कर सकते हैं। तो उन्हीं डिजीजेस से बचने के लिए हमें तो एनवायरनमेंट को क्लीन रखना पड़ेगा, हम तो नहीं करते, तो यही हमारी जगह काम कर देते हैं। तो ये फिर उन ऑर्गेनिजम्स को गला करके अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। और फिर यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखो पहले चैप्टर से रिकॉल होता है, यहाँ पर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करके अपनी एनर्जी डिराइव करके ये क्या कर रहे हैं, जो मिनरल्स या बॉडी में आयंस वगैरह प्रेजेंट थे उनको फिर से जो सॉइल है उसमें रिचार्ज कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। तो डिकम्पोजर्स जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट को जो है बचाते हैं। तो इनका ये रोल होगा, आपने यही लिखना होगा। एग्जाम्पल्स यहाँ से नोट कर लेना। बढ़ते हैं अब आगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तरफ। देखो हम लोग जितना भी सामान यूज करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट निकल जाता है। तो जितना भी वेस्ट निकलता है उसको हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब अगर बात करें बायोडिग्रेडेबल की, तो बायो का मतलब है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के थ्रू जो है वो डिग्रेड हो सकते हैं, उनको गलाया जा सकता है। और अगर बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल की, यहाँ पर सारे प्लास्टिक वेस्ट आएंगे। यहाँ पर जो आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हो, जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ग्लास वेस्ट हो गया, तो ये सब क्या है, ऐसी चीजें हैं जिनको हम इन ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के थ्रू गला नहीं सकते। तो फिर इनको हमें डिफरेंट तरीके से मैनेज करना होगा। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन ये बनेगा पहले तो कि बताओ डिफरेंट तरह के जो ये वेस्ट हैं इनमें क्या अंतर है। और दूसरा हमें ये पूछा जाएगा कि आप इसकी मैनेजमेंट कैसे करोगे। देखो जो चीज बायोडिग्रेडेबल है उसको तो हम क्या कर सकते हैं, गला करके उससे मेन्योर बना सकते हैं। अगर बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से इनको या तो यूज करना कम कर सकते हैं, इनको रिड्यूस करो, ठीक है, या फिर इनको अगर यूज कर लिया है तो फिर इनको आप फिर से क्या कहते हैं, वो 3R वाला मेथड यहाँ पर यूज करो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अगर या तो कम करो, अगर यूज कर लिया है अब फिर भी वो यूज हो सकता है फर्दर, मगर आपका मन उससे थोड़ा उग गया है तो आपको लगता है कि अब मुझे नहीं यूज करना, तब भी आप उसको दोबारा से यूज करो, रीयूज करो। अगर आपको लग रहा है थोड़ा बोरिंग हो गया है तो थोड़ी क्रिएटिविटी दिखा दो भाई, क्या जाता है तुम्हारा, अगर कुछ बन सकता है तो बना दो उसका, तो उसको रिसाइकल कर लो, या किसी और को जरूरत है तो उसको दे दो, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 R's का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल की बात करोगे, यहाँ पर आप 3 R's की बात करोगे, ये बात आप याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ऐसे मैनेजमेंट हो सकती है। तो इसके लिए लैंडफिल्स वगैरह में आप इस वेस्ट को डाल दो और एक लंबे समय के बाद यहाँ से लैंडफिल्स में डालने के बाद यहाँ से लंबे समय के बाद आपको मेन्योर मिल सकता है। उस मेन्योर को आप क्या कर सकते हो, फील्ड्स में यूज करके अपने फील्ड्स में क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अब लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम अभी बोलेंगे ओजोन के साथ, देखेंगे कि ओजोन क्या है। जितना भी हमने वेस्ट के बारे में पढ़ा उसी के बेसिस पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछा गया था। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि डिफरेंस बताओ कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मैंने बताया कि जो चीजें बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जिनके ऊपर आपके डिकम्पोजर्स एक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मतलब हमने देखा था कि डिकम्पोजर्स के एक्शन के थ्रू इनको गला करके फिर से न्यूट्रिएंट्स को दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है ग्राउंड में। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थे, ये कौन से वेस्ट थे, ये वो वाले वेस्ट थे जिनको गलाया नहीं जा सकता था। प्लास्टिक वेस्ट, ग्लास वेस्ट और मेनी टाइप्स, जैसे मेटल्स वगैरह से बने हुए कुछ वेस्ट जिनको हम गला नहीं सकते। तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा, नेक्स्ट हमसे ये पूछा है, लिस्ट 2 इम्पैक्ट्स, कहते हैं ऑफ ईच टाइप, दोनों का क्या इम्पैक्ट होगा अगर इनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया। पहले बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल की। जो चीजें गल सकती हैं अगर उनको हम ऐसे ही फेंक देंगे, स्ट्रीट्स जितनी भी होंगी आपकी, अगर स्ट्रीट्स में ऐसे ही गिरा दिया जाएगा तो उनके ऊपर आप देखोगे कि इंसेक्ट्स आ जाएंगे, वॉर्म्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पर फाउल स्मेल होगी और जिससे डिजीज जो है वो
स्प्रेड हो सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट रहेगा बायोडिग्रेडेबल का। नेक्स्ट हमारे पास है जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, अगर उसको आप ऐसे ही फेंकते रहोगे तो उसके ऊपर जो सॉइल की लेयर्स जो हैं वो पाइल अप होती रहेंगी, और फिर क्या होगा कि अगर आप उसके ऊपर किसी क्रॉप को लगाना भी चाहोगे तो वहां पर क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे अगर आप फील्ड्स में पॉली बैग्स को ऐसे ही गिराते रहोगे तो वो क्या करेंगे, वो प्लांट्स की फर्दर रूट्स की पेनिट्रेशन को सॉइल में ब्लॉक कर देंगे। अगर वो नीचे ही जमीन में दबते रहेंगे तो वहां से क्या हो रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से ऐसे एक तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है जो कि सॉइल का पॉल्यूशन है। फिर आगे हमारे पास अगर यही पॉली बैग्स को या फिर जितने भी आप स्नैक्स वगैरह खाते हो उनसे जो पैक्स मिलते हैं या कैन्स वगैरह आप यूज करते हो, अगर आप उनको ऐसे ही सीवरेज वगैरह में फेंक देते हो तो वो सीवरेज ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहां से भी ब्लॉकेज की वजह से भी पानी जो है वो बाहर गिरना शुरू होता है, फिर वहां से फ्लाइज वगैरह आएंगी, फिर से क्या होगा, एक तरीके से पॉल्यूशन होगा। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था वो भी हमने खत्म कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अब टॉपिक ओजोन की तरफ। तो ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेसिस पर आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्या है, देखो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ओजोन क्या है, ये कैसे बनती है। देखो आपको यहाँ पर हमारा प्लैनेट यानी कि अर्थ दिखाई दे रहा है, इसके अराउंड जो ये प्रोटेक्टिव लेयर जिसको प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह भी माना जाता है वो दिखाई दे रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन। अब अगर ओजोन की बात करें, अगर पहले इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो हम बोलेंगे कि जो ओजोन है वो बनती तो ऑक्सीजन के एटम से ही है, मगर वो कैसे, देखो जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को आप ऑक्सीजन के एटम्स के साथ बाइंड करोगे, ये है ऑक्सीजन का एक एटम, और उसको आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हो, तो अगर यूवी लाइट हो तो उसकी प्रेजेंस में यहां से O3 बन जाता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन। तो ओजोन क्या है, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जब एक फ्री ऑक्सीजन एटम के साथ बाइंड करते हैं तो वहां से जो है ओजोन फॉर्म होती है। वो किसकी वजह से है, वो यूवी लाइट की वजह से है। अगर हम बात करें इस एटमॉस्फेयर की, जो अर्थ का ये स्ट्रेटोस्फेयर वाला एरिया है, इसमें ओजोन मौजूद रहती है जिसको हम बोल रहे हैं O3। अब होता क्या है, जब सनलाइट यहाँ पर पड़ती है तो इसमें यूवी रेज भी आती है, यूवी रेज। अब ये यूवी रेज को अंदर एंटर होने से, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से रोकती है, तो इस तरीके से हमें ये प्रोटेक्ट करती है। अगर ये प्रोटेक्शन ना दे तो हमें कैटरेक्ट हो सकता है, मतलब मोतिया की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें स्किन में इरिटेशन हो सकती है, स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमें सफर करनी पड़ सकती है। और तो और डीएनए में भी एरर हो सकता है जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि अब आगे बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की। अब आगे बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की। देखो हमने ओजोन की फॉर्मेशन की बात कर ली कि जब यूवी लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं तो ओजोन बनती है। वही ओजोन हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है और उसे प्रोटेक्ट करती है, किससे, सन से आने वाली यूवी रेडिएशन से। तो फिर आगे फर्दर क्या होता है, फर्दर हम ओजोन की डिप्लीशन की बात करेंगे। फर्दर ओजोन की डिप्लीशन का क्या मतलब है कि ओजोन का खराब होना, ओजोन की लेयर में क्या हो जाने, होल्स हो जाना। अब यहाँ पर आपको अगर हम बात करें कि ये हमारे पास अर्थ का आपको एरिया नजर आ रहा है और ये क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर वाला, ये वाला पोर्शन स्ट्रेटोस्फीयर का है, और इसमें जो ये आपको लेयर दिख रही है ये है ओजोन, मतलब ये है O3। अब देखो क्या होता है कि हमारे प्लैनेट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर्स यूज हो रहे हैं, हम एयर कंडीशनर्स यूज करते हैं, तो वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होते हैं। तो वहां से क्या रिलीज होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब वही जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं अगर उनकी बात करें तो वो क्लोरीन एंड फ्लोरीन से बने होते हैं।
तो उन्हीं क्लोरीन एंड फ्लोरीन के एटम्स की वजह से ओजोन में डिस्टर्बेंस होती है। मतलब जब यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होंगे तो उन्हीं में से ये, अगर आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यहाँ पर, इसमें से क्या होता है, क्लोरीन जो है वो टूट जाता है और वही क्लोरीन ओजोन के साथ जाकर के बाइंड हो जाता है। अगर ये ओजोन का एक हमारे पास मॉलिक्यूल है तो ये ओजोन के साथ जाकर के मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि ओजोन टूटेगी, यहाँ से ऑक्सीजन एंड क्या बनेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ओजोन जो थी, O3 वाला फॉर्मूला तो डिस्टर्ब हो गया ना। O3 में से दो ऑक्सीजन अलग हो गए और एक ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन जो है वो बाइंड कर गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो टूट गई और उसमें क्या हो गए, होल्स हो गए। अब जिधर होल होंगे तो वहां जो है सनलाइट में से यूवी रेडिएशन इजीली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें होंगी प्रॉब्लम्स, जैसे कि कैटरेक्ट, स्किन कैंसर या फिर स्किन की और कई सारी प्रॉब्लम्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स। So this was all about our today's lecture. If you liked it, then please do like, subscribe my channel. Thank you for watching.